integrate it, add wins to your career. स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड पर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हम सब पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा विषय है, अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला में विभिन्न दुर्गों का अध्ययन हम करेंगे। तो दुर्गों का अध्ययन करने से पहले ये आज का जो पहला वीडियो रहने वाला है दुर्ग स्पेशल रहेगा, जहां हम राजस्थान के विभिन्न दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो समझेंगे। राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण ये आज के बड़े टॉपिक का हेडिंग रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के विभिन्न दुर्ग इस कड़ी में हम पढ़ेंगे और आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखते रहिएगा। स्टार्ट करता है दुर्गों का वर्गीकरण। टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ फोर्ट। दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित है। हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। दुर्गों का वर्गीकरण ये हमने हेडिंग लिखा। राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उन सारे दुर्गों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां अलग अलग आचार्यों द्वारा जो विभिन्न सुझाव दिए गए, जो विभिन्न तरह के विभाजन दिए गए, वो हम सब पढ़ते हैं। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा, एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपको याद करना है उसको हम पढ़ते हैं आचार्य शुक्र का। आचार्य शुक्र द्वारा शुक्र नीति के तहत बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, बहुत सारी जानकारी मिलती है और वो जानकारी क्या क्या मिलती है, उनका साथ संबंध दुर्ग का क्या है वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला फैक्ट आपको याद करना है, शुक्र नीति के अनुसार, आचार्य शुक्र के अनुसार दुर्ग जो है वो किस किस तरह के हैं, क्या क्या उनके विभाजन है, ये तो फैक्ट है। एक तो आचार्य शुक्र की पहला फैक्ट जो फंडामेंटल आपको याद करना है, शुक्र नीति। आप आराम से याद कर सकते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गा का जो वर्गीकरण है, शुक्र नीति में और क्या क्या फैक्ट बताए गए, सारी बातें जो काफी महत्वपूर्ण है पूछी जाती है। शुक्र नीति के अनुसार इसमें बहुत सारी बातें हम याद करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद करना है वह एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान के जब हम विभिन्न दुर्ग पढ़ते हैं या स्थापत्य कला जब पढ़ते हैं तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्गों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया। दुर्गों का वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले तो एक याद करना है आचार्य मनु, और उनकी एक ग्रंथ मिलता है मनुस्मृति। उस मनुस्मृति का क्या मत मिलता है, उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं वो हम याद करेंगे। तीसरा एक और फैक्ट याद करना आपको, तीसरे आचार्य हम पढ़ते हैं आचार्य कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य के अनुसार तो वो जो वर्गीकरण वाला सेशन हम याद करते हैं जहाँ विभिन्न आचार्य द्वारा दिए गए विभिन्न मत हम पढ़ते हैं और दुर्गों का विभाजन किस क्रम में किया गया, सबसे पहले विभाजन किसने किया और अन्य क्या क्या मत मिलते हैं, वो सारी बातें हम याद करेंगे, सीखेंगे। और एक और मत आप याद कर सकते हैं इसी क्रम में। चौथा नंबर मत आपको याद करना है याज्ञवल्क्य के अनुसार। ये 4 महत्वपूर्ण मत है जिनसे एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक विस्तार से पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया उस फैक्ट के साथ। तो याद रखना है दुर्गों का जो वर्गीकरण है, दुर्गों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले किसने किया, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर होना चाहिए मनुस्मृति। आचार्य मनु का जो ये जानकर स्त्रोत है, इस मनुस्मृति के तहत सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था दुर्गों का। दुर्गों का वर्गीकरण सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है तो मनुस्मृति में मिलता है। आराम से याद करना आपको। दुर्गों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो इसी मनुस्मृति में मिलता है। सबसे पहले उल्लेख जो है वो मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति जब नाम आया है तो मनुस्मृति का एक फैक्ट और आप याद कर सकते हो। मनुस्मृति में ऐसा भी कहा गया कि ऐसा कोई दुर्ग है तो उस दुर्ग के अंदर जो धनुर्धर होता है, मतलब एक दुर्ग के अंदर स्थापित एक धनुर्धर इतना शक्तिशाली होता है कि वो 100 धनुर्धरों को मारकर गिरा सकता है। 100 धनुर्धर इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो 1000 धनुर्धरों को मारकर गिरा सकते हैं।
ऐसी जानकारी ये जो है मनुस्मृति के अनुसार हमें मिलती है। तो मनुस्मृति के दो फैक्ट याद करने, सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने किया और दूसरा फैक्ट इन्होंने ये जो है धनुर्धर के बारे में स्टेटमेंट दिया। तो आप आराम से याद कर पाएंगे। एक धनुर्धर 100 धनुर्धरों से अधिक प्रभावशाली है और 100 धनुर्धर मतलब तीरंदाजी, तीर चलाने वाले सैनिक, वो जो है वो 100 जो है वो 1000 पर भी भारी पड़ते हैं। ऐसा स्टेटमेंट मनुस्मृति के अनुसार मिलता है। इसी मनुस्मृति के अंतर्गत जब दुर्गों का वर्गीकरण याद करेंगे, जब दुर्गों की विभिन्न श्रेणियां याद करेंगे, तो विभिन्न श्रेणियों में मनुस्मृति में भी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो सबसे शक्तिशाली श्रेणी या सबसे मजबूत श्रेणी किस श्रेणी को माना गया है। तो आपको फैक्ट याद करना है गिरिदुर्ग। जो दुर्ग पहाड़ी पर बने होते हैं उन्हें गिरिदुर्ग कहा जाता है और मनुस्मृति में गिरिदुर्ग को जो है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस घटनाक्रम के बाद शुक्र नीति की। शुक्र नीति में क्या क्या फैक्ट्स आपको याद करने हैं, तो याद रखिएगा आप शुक्र नीति के अनुसार क्या क्या घटनाएं आपको याद करनी। पहला घटनाक्रम शुक्र नीति के अनुसार, पहला घटनाक्रम आपको याद करना है किसी भी राष्ट्र के लिए अंग जो है वो कितने बताए गए हैं, 7। शुक्र नीति में कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र के लिए 7 अंग होना जरूरी है। वो 7 अंग क्या कौन से हैं, 7 अंग क्या क्या नाम है, आप याद रख सकते हैं, आराम से नाम याद रखें। उसी राष्ट्र की 7 अंग जो है, उन 7 अंग में आप याद रखें राष्ट्र के पास राजा होना चाहिए, राष्ट्र के पास कोष होना चाहिए, राष्ट्र के पास दुर्ग होना चाहिए। इस प्रकार ऐसे कुल 7 नाम हैं। उन 7 नामों को आप व्यवस्थित याद कर सकते हैं। लिख लेता हूं आप चाहे तो यहां मैं राजा, उस राष्ट्र के पास राजा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, सुहृद नाम आप याद रखें, उसके पास कोष होना चाहिए, उसके पास दुर्ग जो है दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग आराम से याद कर सकते हैं, किले जो होते हैं कोई किले दुर्ग जो हम याद करते हैं, और दुर्ग जो है, और मंत्री होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, प्रजा होनी चाहिए। ऐसे कुल जो है 7 नाम आपको याद करने हैं। 7 अनिवार्य अंग जो है वो बताया गया शुक्र नीति के अनुसार। आचार्य शुक्र के अनुसार किसी भी राष्ट्र के लिए 7 अनिवार्य अंग बताए गए। पहला फैक्ट पूछा जाता है आचार्य शुक्र अनुसार राष्ट्र के लिए जो अनिवार्य अंग कितने बताए गए हैं, अनिवार्य अंगों की संख्या 7। अब इन 7 अनिवार्य अंगों की तुलना शरीर के अंगों के साथ भी की गई है। इनफैक्ट ऐसा भी पूछा जाता है कि शरीर के अंगों की जो तुलना की गई है, यहाँ पर दुर्गों की तुलना शरीर के किस अंग से की गई है। वहां आपको याद करना है दुर्गों की तुलना शरीर के अंग हाथ के साथ की गई। जितना उपयोगी हमारे लिए हाथ होता है उतना उपयोगी किसी राष्ट्र के लिए दुर्ग होना जरूरी है। तब दुर्ग जितना उपयोगी है उतना हाथ उपयोगी है। तुलनात्मक फैक्ट आपको याद करना है, आराम से आप याद कर पाएंगे। सरल सा फैक्ट याद करना है आपको। ये जो 7 अंग नाम है आप याद रख लेना, राजा, मंत्री, कोष, दुर्ग, राष्ट्र, सेना, ये 7 अंग है और शरीर के अंग हाथ के साथ तुलना की गई दुर्ग। अगला फैक्ट याद करना है, इन 7 अंगों में एक अनिवार्य अंग दुर्ग भी है। ये देखिए आप, हम दुर्ग पढ़ रहे हैं और इन 7 अंग जो बताए गए उसमें एक दुर्ग भी शामिल है। दुर्ग की तुलना शरीर के किस अंग से की गई है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखना है आपको। दुर्ग की तुलना शरीर के अंग हाथ के साथ की गई है। वीडियो कैसा लग रहा है अपने वीडियो जरूर बताइएगा। दुर्ग की जो तुलना है शरीर के अंग हाथ के साथ की गई है। हाथ से की गई। अभी शुक्र नीति के तहत एक और फैक्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो याद करना है। एक प्रश्न रैंक बनता है कि शुक्र नीति में दुर्गा का जो विभाजन है वो कितनी श्रेणियों में किया गया है, कितने भागों में दुर्गा का वर्गीकरण बताया गया है। तो नाम याद करना है आपको 9 भागों में। शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। वो 9 भाग कौन कौन से हैं, 9 भागों की परिभाषा क्या क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल से याद करेंगे। तो यहाँ आपसे पूछ ले कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण कितने भागों में है, कितनी श्रेणियों में है, तो दुर्गों को कुल 9 श्रेणियों में बांटा गया है। ये सारी की सारी बातें हम शुक्र नीति के अनुसार याद कर रहे हैं कि शुक्र नीति में क्या क्या फैक्ट है, वो सारी बातें हम याद कर रहे हैं। कि शुक्र नीति में 9 भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना। अब 9 नाम कौन कौन से हैं?
तो सारे नाम में लिख लेता हूं एक बार। पारिक दुर्ग। आप साथ साथ लिखते रहना, वीडियोस पूरा देखते रहना, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहां से हम विभिन्न दुर्गों को पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक है जहां दुर्गों का वर्गीकरण स्टार्ट किया हमने। इसके बाद जितने भी दुर्ग आगे आएंगे क्रम वाइज सारे के सारे दुर्ग आप आराम से पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो यहाँ हम जो याद कर रहे हैं वो याद कर रहे हैं शुक्र नीति के तहत दुर्गों की श्रेणियां कुल कितनी है? 9 श्रेणियां हैं। पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, पारिक दुर्ग और पारिद दुर्ग काफी महत्वपूर्ण है। पारिक दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जो है, जिनके चारों तरफ खाई बनी होती है, उन्हें पारिक दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब चारों तरफ खाई से घिरे होने वाले दुर्ग जो है वो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। हम साथ साथ डेफिनेशन भी आप याद रखते रहे, जो चारों तरफ से खाई से घिरे हुए, चारों तरफ खाई से घिरे हुए, चारों तरफ अगर खाई से घिरे हुए हैं तो उन्हें पारिक दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। पारिक दुर्ग राजस्थान में महत्वपूर्ण में कौन कौन सा एग्जाम्पल हम याद करना चाहें तो पारिक दुर्ग में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग हम सभी याद करते हैं कि लोहागढ़ दुर्ग जो ऐसा बना हुआ जो दोहरी दीवार प्रणाली के साथ बना हुआ है, भरतपुर में स्थित है। और राजस्थान का एक जो श्रेणी इसकी हो जाएगी वो पारिक दुर्ग हो जाएगी। चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ, इतने मजबूत दुर्ग है, अजय दुर्ग की श्रेणी में आता है। और वही लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर का है वो इस पारिक दुर्ग की श्रेणी का एक अद्भुत उदाहरण है। तो ये पारिक दुर्ग श्रेणी पहला भाग आपको याद करना है, और इसका एग्जाम्पल हमने याद किया लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। दूसरा फैक्ट हमने याद करना है आपको कि जो इसी श्रेणी में दूसरी श्रेणी है पारिद दुर्ग। एक और नाम आप याद रख लो, एरण दुर्ग। पहले पारिद दुर्ग की डेफिनेशन याद करते हैं। पारिद दुर्ग क्या होता है? पारिद यानी आप याद कर सकते हैं परिधि, जैसे हम याद करते हैं व्रत मैथमेटिक्स के अंदर, व्रत यानी परिधि जो होती है, और वो परिधि जिस प्रकार होती है व्रत के केंद्र बिंदु के चारों तरफ घिरी होती है, उसी प्रकार जो दुर्ग बना होता है उस दुर्ग के चारों तरफ अगर परकोटा बना हुआ है, चारों तरफ की जो दीवार बनी हुई है, अगर वो दीवार पत्थर से, मिट्टी से, ईंटों से बनी हुई है और वो दुर्ग पूरा का पूरा चारों तरफ से पैक है, परकोटा बना हुआ है, तो उस दुर्ग की जो श्रेणी होगी वो श्रेणी होगी पारिद दुर्ग। मतलब ये कर सकते हैं याद, ईंटे और पत्थरों से या मिट्टी से चारों तरफ की जो दीवार अगर बनी होगी दुर्ग की, तो वो दुर्ग जो है पारिद दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ईंट, पत्थर और मिट्टी, इन तीनों में से कोई भी जो है परिधि के रूप में परकोटा बना होगा इन सबका, तो वह दुर्ग की जो श्रेणी होगी वो होगी पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग फैक्ट आराम से आप याद कर रखें। पारिद दुर्ग के विभिन्न दुर्ग आते हैं राजस्थान में, बहुत सारे दुर्ग जब परकोटा, जैसे हम परकोटा का एग्जाम्पल आया तो हम जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा बहुत मजबूत है। डिटेल से याद करता है कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी बड़ी दीवार है चीन की दीवार के बाद। तो इस प्रकार जो चारों तरफ का जो परकोटा अगर मिट्टी पत्थर, अगर मिट्टी से बना हुआ, पत्थर से बना होगा, ईंट से बना होगा, तो वो जो परकोटा वाला दुर्ग होगा उसकी श्रेणी होगी पारिद दुर्ग। तीसरा नाम लिखा मैंने एरण दुर्ग। एरण जो दुर्ग है उसकी श्रेणी के साथ हम एग्जाम्पल भी याद करेंगे। एरण दुर्ग होता क्या पहले वो समझो। एरण दुर्ग उन दुर्गों को कहा जाता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में वे दुर्ग आएंगे जिन दुर्गों का जो हम ये कर सकते हैं कि उन दुर्गों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत दुर्गम है। कंटीली झाड़ियां, बहुत सारे दुर्गम रास्तों से जो बने जाते हैं दुर्ग, जहां तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, उन दुर्गों की जो श्रेणी है हम एरण दुर्ग के अंतर्गत रखते हैं। हम ये कह सकते हैं जहां तक पहुंचने का दुर्गम रास्ता हो, और उस दुर्गम रास्ते में दुर्गम रास्ता और कंटीली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियों से घिरा जो होगा, पहुंचने का रास्ता दुर्गम होगा, उस दुर्ग की श्रेणी हम एरण दुर्ग मानते हैं। तो राजस्थान में एरण दुर्ग का एक सबसे बड़ा जो उदाहरण आपको याद करना है वो याद करना है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की जो श्रेणी है वो जो है वो एरण दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा भी जाए, ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि सारे दुर्ग नंगे है या दुर्ग पत्थर बंद है। रणथंभौर दुर्ग जो है काफी महत्वपूर्ण दुर्ग है, जो विस्तार से पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग, और इसकी जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी एरण दुर्ग। तो ये 3 श्रेणी अब तक हमने पढ़ी। इसके बाद अगली श्रेणी में अगला क्रम आपको याद करना है, 4 नंबर जो है वो याद करना है आपको वन दुर्ग।
अब वन दुर्ग नाम आते ही, नाम से ही इसका आंसर क्लिक कर सकते हो आप। वन दुर्ग वे दुर्ग हैं जो चारों तरफ वनों से घिरे होते हैं, उन्हें वन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। चारों तरफ से वन से घिरे हुए श्रेणी हो जाएगी वन दुर्ग। पांचवा नाम जो आपको याद करना है, जल दुर्ग। जल दुर्ग क्या होता है? जल दुर्ग का कॉन्सेप्ट समझिए आराम से। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होंगे, जल से घिरे होंगे, उनकी श्रेणी जो हो जाएगी जल दुर्ग हो जाएगी। चारों तरफ से अगर वन से घिरा हुआ है तो वन दुर्ग, चारों तरफ से वन से घिरा हुआ है तो वन दुर्ग हो जाएगा। चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो वह दुर्ग की श्रेणी जो है वो जल दुर्ग कहलाती है। अब राजस्थान में कुल जल दुर्ग कितने हैं? राजस्थान के अलावा भारत का सबसे बड़ा जल दुर्ग, सबसे शानदार जल दुर्ग कौन सा है? अच्छा, एग्जाम्पल याद करते हैं कि तो भारत का एक सबसे शानदार जल दुर्ग का उदाहरण है वेल्लोर दुर्ग। वेल्लोर दुर्ग जो है तो दक्षिणी भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है वेल्लोर दुर्ग, जो कि सबसे शानदार उदाहरण है जल दुर्ग का। ऐसे दुर्ग चारों तरफ से पानी से घिरे होता है। वैसे राजस्थान में जल दुर्ग कुल कितने हैं? तो याद रखना है, राजस्थान में कुल 2 जल दुर्ग हैं। एक जल दुर्ग हम पढ़ते हैं गागरोन दुर्ग, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर ये दुर्ग स्थित है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और वही गागरोन दुर्ग जो है उसकी जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी जल दुर्ग। तो जल दुर्ग के हम एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको याद करना है, एक तो नाम है गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है। और यहां पर भी 2 नदी आप याद रखें, गम जो है काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू नामक नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है, उसकी श्रेणी हो जाएगी जल दुर्ग। इसी श्रेणी के साथ एक और एग्जाम्पल याद रखें। इसी जल दुर्ग की श्रेणी का एक और एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, राजस्थान का ही है, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ये राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग है, जिसे राजस्थान का वेलोर दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा उपनाम जो है ये पूछे राजस्थान का वेलोर दुर्ग, तो वो हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसकी श्रेणी भी जो जल दुर्ग हो जाएगी। तो जल दुर्ग भी काफी महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी का जो वर्गीकरण याद कर रहे हैं, अब तक हमने 5 नाम याद किए, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग और जल दुर्ग। इन 5 नाम के बाद अगला जो क्रम वर्गीकरण का और कौन कौन से नाम है वो सारे आप याद करें। तो साथ साथ सारी चीजें लिखते रहे आप, ठीक है ना, ताकि इजी रहेगा, आप सबके लिए समझना भी इजी रहेगा और याद करना भी इजी रहेगा। तो मैं एक बार नाम तो लिख रहा हूं, आगे का जो वर्गीकरण वाला भाग है वो हटा देता हूं ताकि आप आराम से समझ पाए। ये 5 नाम अब तक हमने याद किए, जल दुर्ग तक याद किए। अब जल दुर्ग के बाद अगला जो घटनाक्रम आपको याद करना है, ये 5 के बाद छठा जो भाग याद करना है वर्गीकरण का, वो टोटल 9 नाम है, 9 भाग है, 9 श्रेणियां हैं। 5 के बाद 6 नंबर आपको याद करना है धानवन श्रेणी का दुर्ग। धानवन श्रेणी का दुर्ग क्या होता है वो समझिए। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरे हो, जहां पर चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरे होंगे, वो दुर्ग की श्रेणी जो है वो धानवन श्रेणी के दुर्ग माने जाएंगे। आप याद कर पाएंगे आराम से। चारों तरफ रेगिस्तान से घिरा हुआ होगा दुर्ग तो उसकी श्रेणी हो जाएगी धानवन श्रेणी का दुर्ग। आप याद कर पाएंगे आराम से। रेगिस्तान से घिरा हुआ अगर हम एग्जाम्पल याद करें तो राजस्थान में जैसलमेर दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत दुर्ग है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग वो भी धानवन श्रेणी का दुर्ग है। नागौर का किला जो है वो भी धानवन श्रेणी का दुर्ग है। तो जहां जहां पर चारों तरफ से रेगिस्तान का बना होगा वो सारे दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत माने जाएंगे। 7वां नाम जो आपको याद करना है, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे गिरी है ना, तो गिरी यानी पहाड़ी आप याद कर सकते हैं। ऐसे दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर स्थित है या ऐसे दुर्ग जो किसी पठार पर स्थित है उन्हें हम गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल याद करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। हम जब पढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग हम पढ़ते हैं चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। तो मतलब जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होगा उस दुर्ग की जो श्रेणी होगी वो हो जाएगी गिरि दुर्ग। तो यहाँ पर गिरि दुर्ग जो है, जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, वो सारे दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला नाम आप याद रखते हैं सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग आप याद कर सकते हैं आराम से। जो सहाय दुर्ग जो है सिंपल सा है, जहां 2 नाम आपको याद करना है, सहाय दुर्ग।
जो सहायता करने वाले बांधव भाई लोगों के लिए जो बनाया हुआ दुर्ग है वो सहायक दुर्ग कहलाता है। सिंपल सा नाम है, आराम से याद रखें। 9वां जो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है सैन्य दुर्ग। एक जो भाग है लास्ट नाम सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो है एक ऐसा दुर्ग जहां पर सुरक्षा के लिए एनी टाइम बहुत सारे सैनिक वीर लोग सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, जो अपने आप में अजय दुर्ग रहता है और दुर्ग की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। वो जो दुर्ग है सैन्य दुर्ग कहलाता है। अब ये सारे के सारे 9 वर्गीकरण है। इन 9 वर्गीकरणों का जो क्रम है उनमें काफी सारे दुर्ग का जो क्रम है उनमें एक बहुत सारे मत मिलते हैं, वो आपको याद करते हैं। जैसे शुक्र नीति के कितने सारे क्रम बताए गए हैं, ये 9 भाग बताए गए। अब इसी शुक्र नीति में इन 9 भागों में से सबसे श्रेष्ठतम दुर्ग कौन सा बताया गया, आपसे पूछ ले कि शुक्र नीति में सबसे श्रेष्ठतम दुर्ग कौन सी श्रेणी का बताया गया है। 3 ऑप्शन इसमें से दे दे, 4 कोई भी डाल देगा ऑप्शन। तो याद रखना है कि जो सैन्य दुर्ग है वो ये शुक्र नीति का सर्वश्रेष्ठ है। शुक्र नीति में ऐसा भी कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जो है दुर्गों के वर्गीकरण की वो सैन्य दुर्ग है। तो शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग हो जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की जो श्रेणी हो जाएगी वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है उसकी श्रेणी जो है वो हो जाएगा सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग सबसे पावरफुल है, सबसे स्ट्रांग है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है शुक्र नीति में। तब तक हमने याद किया शुक्र नीति के फैक्ट याद किए, मनुस्मृति के फैक्ट याद किए। अब मनुस्मृति नाम आया है तो मनुस्मृति में भी एक घटना आप याद कर सकते हैं कि मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जो एक गिरिदुर्ग होता है, हम याद कर सकते हैं कि मनुस्मृति और कौटिल्य नीति, मनुस्मृति और कौटिल्य नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की जो श्रेणी है वो श्रेणी जो है वो हो जाएगी ये गिरिदुर्ग। तो गिरिदुर्ग इन 2 श्रेणियों के मध्य हम ये कर सकते हैं या तुलनात्मक याद कर सकते हैं कि जो आचार्य कौटिल्य का मत है उस अनुसार गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ है, मनुस्मृति के अनुसार भी गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ है और शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ है वो हो जाएगा सैन्य दुर्ग। ये दुर्गों का वर्गीकरण में ये 9 भाग केवल जो आपको याद करना है शुक्र नीति के फैक्ट याद करना है। अब इन 9 भागों में से अगला जो मत हम पढ़ते हैं वो आचार्य कौटिल्य का मत पढ़ते हैं। कौटिल्य वही है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, हम सभी पढ़ते हैं, मौर्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, वहां चाणक्य के नाम सभी याद करते हैं और उन्हें चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है और उनका जो मत है वो हम पढ़ते हैं कौटिल्य नीति। उस कौटिल्य नीति के अनुसार भी दुर्गों का वर्गीकरण का 1-2 मत दिए गए। वो कौन कौन से मत है आपको याद करना है। अगला जो फैक्ट हम याद करने वाले हैं वो आचार्य कौटिल्य का मत क्या है। आचार्य कौटिल्य ने भी दुर्गों का वर्गीकरण बताया है। आचार्य कौटिल्य ने भी दुर्गों के 4 भाग बताए हैं, 4 भागों में विभाजन बताया गया, 4 श्रेणियां बताई गई। पूछते हैं आपसे आचार्य कौटिल्य की द्वारा बताई गई कुल श्रेणियां कितनी है, दुर्गों का विभाजन भागों में कितना है, वर्गीकरण में कुल कितनी श्रेणियां बताई गई है। तो याद करना है 4 श्रेणियां बताई गई है। तो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है, क्या क्या नाम है, वो सारी चीजें हम डिटेल से जैसे 4 श्रेणियों में आप नाम याद रखें। ये तो इसमें से ही कॉमन है, 4 नाम इन्हीं में से कॉमन है। जैसे उसने कहा एक नाम दिया उसने औदक दुर्ग, आचार्य कौटिल्य के द्वारा दिया गया एक नाम मिलता है औदक दुर्ग। जैसे हमने शुक्र नीति में याद किया जल दुर्ग, जिस प्रकार चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम जल दुर्ग कहते हैं, वही कौटिल्य ने कहा कि औदक दुर्ग। तो औदक कहे चाहे जल कहे दोनों एक ही बात है। दूसरा कहा पार्वत दुर्ग, जिस प्रकार हमने याद किया, जिस प्रकार गिरि दुर्ग को हमने याद किया चारों तरफ से जो पहाड़ी पर बने होते हैं और उन्हें हम गिरि दुर्ग कहते थे, उसी प्रकार उसी गिरि दुर्ग को इसने पार्वत दुर्ग कहा। फिर आप याद कर सकते हैं वन दुर्ग भी नाम मिलता है और जो है धानवन श्रेणी का दुर्ग भी मिलता है, धानवन दुर्ग भी मिलता है। ये 4 श्रेणियां जो है वो कौटिल्य द्वारा बताई गई, कौटिल्य द्वारा दी गई दुर्गों के वर्गीकरण की 4 शाखाएं हैं। 4 कौन कौन सी, 4 नाम आप याद कर सकते हैं, औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। इन 4 में से यहां पर कौटिल्य कहता है कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो हो जाएगा जो गिरि दुर्ग बताया। हम याद कर सकते हैं इस पार्वत दुर्ग को गिरि दुर्ग भी कहते हैं, औदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, आप आराम से याद कर पाएंगे। कौटिल्य नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण कुल 4 भागों में है। शुक्र नीति में दुर्गों का वर्गीकरण कुल 9 भागों में है। शुक्र नीति में 7 अनिवार्य अंग बताए गए हैं। वो 7 अनिवार्य अंग कौन कौन से, राजा, मंत्री, सुहृद, कोष, दुर्ग, राष्ट्र, सेना, 7 अंग होने जरूरी है। इन 7 अंगों के अलावा
शरीर की तुलना की गई, शरीर के अंग हाथ की तुलना की गई दुर्ग के साथ। दुर्ग की तुलना किस अंग से की गई है? हाथ के साथ की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप जरूर जरूर याद रखें। अब जो है अगला मत आपको याद करना है। अगला मत काफी महत्वपूर्ण है। अगला नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य के अनुसार जो मत आपको याद करना है, उन्होंने कहा है कि किसी भी राष्ट्र के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास दुर्ग होना चाहिए, उसके पास अच्छी सेना होनी चाहिए। ये एक मत सिंपल सा मिलता है याज्ञवल्क्य के अनुसार। तो सबसे इंपॉर्टेंट मत जो मिलते हैं कि आचार्य कौटिल्य नीति हमने याद किया, मुनीश्वर ने याद किया, शुक्र नीति याद किया। इन सारे नीति के अनुसार विभिन्न सारे मत मिलते हैं जो सारे के सारे मत ये जानकारी देते हैं, दुर्गों के वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट याद करते हैं। इस प्रकार हम सारे याद कर सकते हैं कि शुक्र नीति में कितने भाग बताए गए हैं और कौटिल्य नीति में कितने भाग बताए गए हैं। 4 नाम है, चारों की परिभाषा भी आप साथ साथ लिख लेना। औदक दुर्ग कौटिल्य नीति के अनुसार बताया गया पहला भाग औदक दुर्ग, जो दुर्ग चारों तरफ से पानी से घिरा होगा उसे औदक दुर्ग कहा जाएगा। वही जल दुर्ग जो हमने याद किया था। दूसरा नाम याद करना है पार्वत दुर्ग, पहाड़ पर बने होंगे उसे पार्वत दुर्ग कहा जाएगा। तीसरा भाग वन दुर्ग, वन से घिरे होंगे वो वन दुर्ग होगा। चौथा भाग धानवन श्रेणी का दुर्ग, तो रेगिस्तान में गिरे होंगे वो जो हो जाएंगे धानवन श्रेणी के दुर्ग हो जाएंगे। तो दुर्गों के वर्गीकरण के ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है वो आप याद रखें, बहुत सारे याद रखें, काफी सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अब दुर्गों के वर्गीकरण पढ़ लेने के बाद विभिन्न दुर्गों का क्रम हम याद करेंगे और राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, सबसे नया दुर्ग कौन सा है। राजस्थान के दुर्गों में बहुत सारे उपनाम हम याद करेंगे, अलग अलग दुर्ग विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल ये पहला वीडियो आज का जहाँ दुर्गों का वर्गीकरण हमने याद किया और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप सबका प्यार स्नेह ऐसे मिलता रहे ताकि हम कुछ और बेहतर कंटेंट आप सबके लिए बना पाए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए दुर्ग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.